नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी एचआई एंकर दीपाली। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। मोदी कैबिनेट ने 4 महत्वपूर्ण फैसलों को दी मंजूरी। ईएलआई आरडीआई योजना पर मुहर। नई खेल नीति 2025 भी स्वीकृत। परमकुडी से रामनाथपुरम तक बनेगा 4 लेन राजमार्ग। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। एक साक्षात्कार में कहा, अमेरिका के साथ जल्द होगी ट्रेड डील। न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरेगा भारत। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही। मंडी में बादल फटने से 16 लोग लापता, 4 की मौत। उत्तराखंड में भी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। फोन कॉल लीक मामले में थाईलैंड की पीएम पेटोगाटुन शिनावात्रा को झटका। कोर्ट ने किया निलंबित। 15 दिन में देना होगा कोर्ट को जवाब। पेटोगाटुन ने कोर्ट के फैसले को किया स्वीकार। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले कैबिनेट के फैसलों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले किए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ELI को मंजूरी दी। पिछले बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने एक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम के बारे में बहुत क्लियर एक पैकेज की घोषणा की थी। उसके बाद में इसमें काफी अच्छा काम हुआ और डिटेल में जितना इंडस्ट्री के साथ चर्चा करके, सबके साथ कंसल्टेशन करके एक बहुत ही अच्छी स्कीम बनी है, कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बनी है। यह है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसका फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे रहेगा। इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है फर्स्ट टाइमर्स के लिए, पार्ट 2 है जो कि सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए सपोर्ट करे। फर्स्ट टाइमर्स के लिए 1 महीने तक की सब्सिडी, 1 महीने की सैलरी के बराबर सब्सिडी अप टू अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम 15,000 रुपीज ये दी जाएगी, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में होगी, 6 महीने और 12 महीने के बाद में दी जाएगी। इससे एम्प्लॉयर्स को, कंपनीज को, दे विल बी एनकरेज टू हायर द फर्स्ट टाइमर। दूसरा इसका पार्ट है जो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट देते हैं 2 साल के लिए, एवरी मंथ 3,000 रुपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय, ये एक सपोर्ट मिलेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें यही सपोर्ट 4 साल के लिए मिलेगा। जो एम्प्लॉयर्स अपने बेस लाइन एक तय करेंगे, उस बेस लाइन से ऊपर एम्प्लॉयमेंट दे, उनको ये एलिजिबिलिटी रहेगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना स्कीम को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य आरडीआई में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कम या शून्य ब्याज दरों पर लंबी अवधि के साथ दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्त प्रदान करना है। युवकों के लिए, नवयुवकों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नई अपॉर्चुनिटीज बने, उनके आइडियाज को प्रोडक्ट स्टेज तक ले जाने की एक फैसिलिटी बने और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, जो बहुत सारे थॉट्स जो यूथ के माइंड में होते हैं, उसको चैनलाइज करने के लिए रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम 1 लाख करोड़ रुपीस का ये प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री जी का जय अनुसंधान का आपने सुना है, वो फोकस इस स्कीम में रिफ्लेक्ट होता है। एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, डीप टेक जिसमें रोबोटिक्स, स्पेस, क्वांटम कंप्यूटिंग,
AI और उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस, स्पेशली एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन में, बायोटेक, बायो मैन्युफैक्चरिंग, सिंथेटिक बायो, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, फिर डिजिटल एग्रीकल्चर, डिजिटल इकोनॉमी के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स, और जो स्ट्रैटेजिक रीजंस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए जो टेक्नोलॉजीज चाहिए, वो सारे सेक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी, जो देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देने और खेलों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल है। नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेती है और भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्टता के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक दूरदर्शी और रणनीतिक रोड मैप तैयार करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों में स्पोर्ट्स पे एक अलग तरीके से ध्यान देके और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो टैलेंट है उसको आगे लाने का एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे लाने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में ये आज स्पोर्ट्स की पॉलिसी खेलो भारत नीति बनी है। देश में सबसे पहले 1984 में स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी थी, फिर 2001 में बनी। 2001 का जो एक्सपीरियंस रहा पिछले 20 वर्षों का और इन 10 वर्षों में जो सुधार हुए, उसके बेसिस पे 2025 में आज नई पॉलिसी बनी, अप्रूव हुई, जो कि स्पोर्ट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम में आएगी। खेलो भारत नीति के मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा कैसे भारत 2047 तक टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में गिनती हो भारत की। कैबिनेट ने तमिलनाडु में 1853 करोड़ रुपए की लागत से 46.7 किलोमीटर लंबे 4 लेन के परमकुडी रामनाथपुरम खंड राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। परमकुडी से रामनाथपुरम का नेशनल हाईवे, ये 46 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है। आज के इस अप्रूवल में फ्रॉम मदुराई ऑल द वे अप टू परमकुडी ऑलरेडी है 4 लेन। परमकुडी से आगे रामनाथपुरम तक 4 लेन का प्रपोजल है और उसके आगे जो सी वाला पोर्शन रहेगा, समुद्र वाला पोर्शन रहेगा धनुषकोडी तक जाने का, दैट इज अ डीपीआर अंडर प्रिपरेशन। उसकी डीपीआर अभी ऑलरेडी बन रही है, सो दैट विल ऑल्सो वेरी सून कम टू द कैबिनेट। सो दिस वे जो तमिलनाडु के इस कोस्टल एरिया में लोगों की बहुत लंबे समय से डिमांड थी, पंबन ब्रिज के टाइम में भी लोगों ने डिमांड की थी कि हाईवे का भी 4 लेनिंग होना चाहिए, वो डिमांड यहां से पूरी होती है। और देश भर में जीएसटी लागू होने के 8 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आर्थिक क्षेत्रों में ऐतिहासिक कदम बताया है। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जीएसटी लागू होने के 8 वर्ष बाद ये एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में सामने आया है, जिसने भारत के आर्थिक परिदृश्य को नया आकार दिया है। अनुपालन की बाध्यता कम हुई, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार करने की सुगमता में काफी सुधार हुआ है। जीएसटी ने आर्थिक विकास के लिए एक शक्तिशाली इंजन के रूप में भी काम किया है। साथ ही भारत के बाजार को एकीकृत करने की इस यात्रा में राज्यों को समान भागीदार बनाकर सच्चे सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया है। अमेरिका ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सहयोगी के रूप में भारत की भूमिका की प्रशंसा की। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मजबूत व्यक्तिगत संबंधों को भी रेखांकित किया और कहा कि ये संबंध आगे भी मजबूत बने रहेंगे। ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका दौरे पर हैं, जहां वह क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे हैं। क्वाड ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच एक प्रमुख रणनीतिक समूह है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र को खुला, समावेशी, लचीला और समृद्ध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
India remains a very strategic ally in the Asia Pacific, and the President has a very good relationship with Prime Minister Modi, as you know, and he will continue to have that. दुबई में ओडिशा समाज यूएई ने भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा आयोजित की। 100 से अधिक ओडिशा परिवारों ने 56 भोग तैयार किया। बच्चों ने देवदासी नृत्य प्रस्तुत किया और 108 महामंत्रों का जाप हुआ। ओडिशा समाज यूएई के अध्यक्ष अमिया मिश्र ने कहा कि ये आयोजन हमारी पहचान, संस्कृति और एकता का उत्सव है। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए रेल वन नाम का एक नया ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप रेलवे से जुड़ी सभी तरह की जानकारी और जरूरतों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में काम करेगा। रेल वन ऐप का शुभारंभ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा CRIS के 40वें स्थापना दिवस समारोह में किया गया। ये ऐप एंड्रॉयड प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इस ऐप के माध्यम से यात्रियों को टिकटिंग, आरक्षित अनारक्षित टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और PNR पूछताछ की सुविधा मिलेगी। वहीं यात्रा योजना, रेल मदद सेवाएं, ट्रेन में भोजन बुकिंग भी इस ऐप के जरिए की जा सकेगी। साथ ही इसमें माल परिवहन से संबंधित पूछताछ की सुविधा भी उपलब्ध है। इस ऐप की एक विशेष सुविधा है सिंगल साइन ऑन। इससे उपयोगकर्ताओं को कई पासवर्ड याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रेल वन ऐप डाउनलोड करने के बाद रेल कनेक्ट या UT सन मोबाइल ऐप की मौजूदा यूजर ID से लॉगिन किया जा सकता है। नए उपयोगकर्ताओं के लिए कम से कम जानकारी देके पंजीकरण की व्यवस्था है, जिससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसान और तेज बनती है। केवल पूछताछ करने वाले उपयोगकर्ताओं गेस्ट लॉगिंग के जरिए मोबाइल नंबर और OTP से भी लॉगिन कर सकते हैं। मिडिल क्लास के परिवार हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है। उनके लिए कैसी हम फैसिलिटीज़ कर सकें, किस तरह से सुविधाएं बढ़ा सकें, कैसे अफोर्डेबल ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, वो हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। रेल वन ऐप का आरंभ होना उसी भावना के तहत है। कैसे लोगों को टिकट की खिड़की पे चक्कर ना काटना पड़े, वहाँ लंबी लंबी लाइनों में खड़ा ना रहना पड़े। और आज डिजिटल इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रभाव है देश में। 10 वर्षों में डिजिटल इंडिया ने हर जन जन के जीवन में परिवर्तन लाया है। रिजर्व टिकट आज भी IRCTC पहले की तरह करता रहेगा। IRCTC और क्रिस दोनों साथी हैं। क्रिस अनरिजर्व टिकट करेगा, जो कि आज तक खिड़की से होता था। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस और विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां विपक्ष नमाजवादी हो गया है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकासवादी हैं और वो सिर्फ विकास की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता के सामने अब विपक्ष का सच आ गया है। जब 10 साल डिजिटल इंडिया के पूर्ण हुए हैं, 50% ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के मॉडल की जीत है। आप दो पैरेलल देखिए। इंडी अलायंस भ्रष्टाचार, इंडी अलायंस मतलब परिवारवाद, इंडी अलायंस मतलब नमाजवाद, इंडी अलायंस मतलब विनाशवाद। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का मतलब विकास, विकास, विकास। कांग्रेस पर देश के टुकड़े करने का आरोप लगाते हुए प्रदीप भंडारी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सियाचिन तक 5G पहुंच चुका है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार सियाचिन को पाकिस्तान को देने की बात कर रही थी। नेहरू गांधी वाड्रा परिवार का मॉडल है भ्रष्टाचार करो और सिर्फ भ्रष्टाचार करो। इसीलिए जब एक समय में कांग्रेस पार्टी यह कहा करती थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यह कहा था और इस वक्त न्यूज में भी छपा था कि सियाचिन जैसी जगह को ये पाकिस्तान को देने की बात कर रहे थे, आज डिजिटल इंडिया मिशन में सियाचिन में 5G इंटरनेट पहुंचा है और आज भारत 5G इंटरनेट रोल आउट करने में
दुनिया में नंबर 1 है। ये डिजिटल इंडिया का सक्सेस है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने डॉक्टर राजीव बिंदल को हिमाचल प्रदेश का भाजपा अध्यक्ष बनाए जाने का स्वागत किया। उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि डॉक्टर राजीव बिंदल को भाजपा हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए मुझे गर्व हो रहा है। अपने विशाल अनुभव और समर्पण के साथ मुझे विश्वास है कि वह संगठन को मजबूत करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए अथक प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के बाद जिले के अलग अलग स्थानों से 16 लोग लापता हैं। 4 की मौत की पुष्टि की गई है। आज बारिश के कारण हुई त्रासदी में कई इलाकों में घर ढह गए, जिसके बाद कई लोगों के लापता होने की खबर है। वहीं बाली चौकी में पुल टूटने के बाद मरम्मत का काम जारी है। गौहर क्षेत्र में 4 जगह बादल फटा। मौसम के इस कहर में इलाके के कुछ घर ढह गए। 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया। धर्मपुर और करसोग में भी बादल फटने से हाहाकार मचा हुआ है। सदर सब डिवीजन में व्यास नदी का जल स्तर बढ़ा है। हिमाचल एसडीआरएफ ने एहतियातन मार्केट एरिया को खाली कराया है। इलाके में जल भराव के कारण 11 लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया है। वहीं बाली चौकी सब डिवीजन में नेशनल हाईवे टनल ब्लॉक हो गई है। 11 और 13 नंबर टनल के अंदर यात्री फंसे हुए थे। वहां राहत कर्मियों द्वारा भोजन और पानी की आपूर्ति की गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया एक्स पर हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह द्वारा NHAI अधिकारियों पर हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री और उनके सहयोगियों द्वारा NHAI PIU शिमला के प्रबंधक अचल जिंदल पर किया गया जघन्य हमला अत्यंत निंदनीय और कानून और प्रशासन का अपमान है। अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कर रहे एक लोक सेवक पर इस तरह का क्रूर हमला न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालता है, बल्कि संस्थागत अखंडता को भी नष्ट करता है। मैंने मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की है और सभी अपराधियों के खिलाफ तत्काल और अनुकरणीय कार्रवाई करने का आग्रह किया है। इस मामले में तुरंत जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए और बिना देरी के न्याय मिलना चाहिए। तमिलनाडु में एक बार फिर से पुलिस हिरासत में मौत का मामला सामने आया है। ये मामला शिवगंगा जिले का है। मद्रास हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। ये कदम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद उठाया गया है। मामले की न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। मृतक सुरक्षा गार्ड का नाम अजीत कुमार है, जो शिवगंगा का रहने वाला है। युवक की उम्र 27 वर्ष बताई जा रही है। इस मामले में विपक्षी पार्टियों ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के इस्तीफे की मांग की है। सोना चोरी के मामले में अजीत कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ के दौरान बर्बरता से पिटाई के कारण उसकी मौत हो गई। परिवार वालों का कहना है कि अजीत कुमार को पुलिस हाथ पैर बांधकर ले गई और उसकी बुरी तरह से पिटाई की, जिसके कारण अगले दिन उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अजीत कुमार के शरीर पर 15 चोट के निशान पाए गए हैं। गौरतलब है कि तमिलनाडु में पुलिस की हिरासत में मौत का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं, जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट में आदेश दिया था कि पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाए जाएं। DMK सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्य में पुलिस कस्टडी में मौत का ये 24वां मामला है। इस मामले में जहां AIADMK, BJP और PMK जैसे विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं, वहीं राज्य की सत्ताधारी पार्टी DMK के सहयोगी VCK और CPI ने भी पुलिस और उसकी कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस विधायक नाना पटोले को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। उन्हें 1 दिन के लिए विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा न लिए जाने की सजा दी गई है। दरअसल नाना पटोले कार्यवाही के दौरान विधानसभा स्पीकर के पोडियम पर चढ़ गए। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कांग्रेस विधायक नाना पटोले को दिन भर के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया। नाना पटोले ने शक्तिपीठ हाईवे योजना और किसानों के मुद्दे पर बोल रहे थे। इस दौरान स्पीकर पोडियम पर चढ़ने की कोशिश की और विधानसभा अध्यक्ष के पास रखे राजदंड को हाथ लगाया। इस वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री पेंटुंगटान शिनावात्रा को पद से निलंबित कर दिया गया है। ये फैसला 36 सांसदों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद लिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री पर असंवैधानिक आचरण और नैतिक मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि शिनावात्रा ने कंबोडिया के पूर्व प्रभावशाली प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ की गई एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील बातचीत को लीक किया, जिससे देश में तीव्र विरोध शुरू हो गया। अदालत के फैसले के बाद प्रधानमंत्री शिनावात्रा को प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारियों से फिलहाल अलग कर दिया गया है। हालांकि वह हालिया कैबिनेट फेरबदल के तहत संस्कृति मंत्री के रूप में कार्यरत रहेंगी। 38 वर्षीय शिनावात्रा को जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इस बीच उप प्रधानमंत्री सूर्या कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका संभालेंगे। दूसरी तरफ शिनावात्रा ने अदालत के फैसले को स्वीकार करते हुए कहा, मैं उन सभी लोगों से माफी मांगती हूं जो इससे आहत हुए हैं। मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में देश की सेवा करती रहूंगी। इस घटनाक्रम के बाद उनकी गठबंधन सरकार संकट में घिर गई है। एक प्रमुख सहयोगी दल ने समर्थन वापस ले लिया है और जल्दी ही संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की संभावना है। राजभाषा स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मास्टर एथलीट कृष्णा राणा को सम्मानित किया। मास्टर एथलीट कृष्णा राणा ने राजभाषा स्वर्ण जयंती समारोह के मौके पर आयोजित वॉकेथॉन रन फॉर फन स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।